स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्ट्रेट एंड सिंपल में। मेरा नाम विवेक शर्मा। आज हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग को समझकर सीखकर कैसे इस कैरियर ऑप्शन में हम लंबे समय तक सरवाइव कर पाएँ और प्रॉफिट वाली साइड पे बने रहें। मैं ट्रेडिंग के फील्ड से पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। MCX पर सन 2000 से 2007 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री है मेरे पास। इसको छोड़ते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। हम लोग आज जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के बारे में जानेंगे और एक ट्रेडिंग प्लान को बनाने के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स को समझेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट और यूट्यूब पर पहले से ही, एक और की क्या ज़रूरत है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम लोग बेसिक ट्रेडिंग के बारे में बात ना करें, एडवांस ट्रेडिंग के बारे में बात ना करें। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रेट एंड सिंपल की। बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से आपको कोशिश करेंगे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से जुड़े हुए पैरामीटर के बारे में बताने की। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि बस ये कुछ वीडियोस देखकर आप ट्रेडिंग में प्रो हो जाओगे, अचानक से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाओगे, तो आप गलत जगह पर बैठे हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी और कैरियर ऑप्शन की तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग भी अपना एक टाइम लेती है सीखने के लिए। ट्रेडिंग आपको टाइम नहीं देती है, आपको स्किलफुल ट्रेडर बनने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को समझकर सीखने का टाइम देते हैं और एक अच्छे स्किलफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो फिर आप सही जगह पर हैं। देखिए, हम कोई क्यू फिक्स नहीं सिखाएंगे, कोई एल्फी भी नहीं सिखाएंगे कि आपकी कोई चीज़ टूट गई और आपने फटाक से लगाई और आधे घंटे में जुड़ के बराबर हो गई। आपको मोटिवेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा मकसद नहीं है। फोकस कह लो, गोल कह लो। मेरा मकसद है आपको लॉजिक बताना। आपको प्रॉफिट आना चाहिए मेरी नॉलेज से, आपको फ़ायदा हो, ये मेरा गोल है। कोई जादू या कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो चलिए आज हम ट्रेडिंग को समझकर सीखने का अपना ये सफ़र शुरू करते हुए अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हम जानेंगे ट्रेडिंग के फील्ड से जुड़ी हुई वे ज़रूरी बातें जो हमें ट्रेड करते हुए पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए एक नया गेम प्लान जो मैंने बनाया है, उसे बनाना और ट्रेडिंग में लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, इस पार्ट में हम जानेंगे। देखो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हुए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, कमोडिटी हो या इंडेक्स ऑप्शन, कुछ भी हो, ये मॉडल जो है हम लोगों ने बनाया है, ये काम करता है और आपको रूटीन में काम करने की सहूलियत देता है। बिना वजह के टेंशन, तनाव और पैसे के नुकसान से भी आप बचे रहोगे। तो इस ट्रेडिंग जो गेम प्लान हम लोगों ने बनाया है, इसका जो पहला पार्ट है वो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक डेटा की है। किसी भी सेगमेंट में काम करने के लिए ये सबसे मेजर कंपोनेंट है। ये हफ्ते में 5 दिन जब तक मार्केट ओपन रहते हैं, अलग अलग टाइम पर रिलीज़ होता है। हर एक इकोनॉमिक डेटा की अपनी वैल्यू होती है और उसी के हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी ट्रिगर होती है। इकोनॉमिक डेटा में कुछ ऐसे एलिमेंट एज ए ट्रेडर हमें देखने होते हैं जो स्पेशली डे ट्रेडिंग के लिए वह ज़रूरी होते हैं। जैसे वो टाइम हमें पता होना चाहिए जब डेटा रिलीज़ होगा, उसकी करंट की रीडिंग क्या है और जो रीडिंग आ सकती है वो रीडिंग क्या हो सकती है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा हैं जो हमें एज ए ट्रेडर देखने होते हैं, उसमें नंबर 1 जो डेटा है वो है सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हुआ डाटा, जिसमें जो दुनिया के मेजर सेंट्रल बैंक हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट का और मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उससे जुड़े हुए डेटा रिलीज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें डेटा होता है वो US के फेडरल रिज़र्व का होता है। उसके बाद ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और जिस देश में आप रहते हो, जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हो, उस देश का जो सेंट्रल बैंक है। जैसे आप अगर इंडिया से ट्रेड कर रहे हो, इंडिया में, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो उसकी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं और इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए डिसीजन हैं वो हमें एज ए ट्रेडर जो हैं
देख के रखने होते हैं, निगाह बना के रखनी होती है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा होता है वो CPI, इन्फ्लेशन, महंगाई दर भी जिसको कहते हैं। इन्फ्लेशन का जो डेटा है एज ए ट्रेडर हमें बताता है कि कीमतों का रुझान क्या चल रहा है। CPI अगर की जो रीडिंग है, जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई रहती है तो प्राइस भी ज़्यादा की तरफ ही रहते हैं, और अगर CPI की वैल्यू कम शो कर रहा होता है तो प्राइस के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, प्राइस कीमतें गिरने लगती हैं। उसके बाद जॉब मार्केट का डेटा आता है। जॉब मार्केट का डेटा हमें ये बताता है कि मार्केट में डिमांड की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंडिकेट करता है कि मार्केट में जॉब की जो डिमांड है वो क्या है। उससे हमें मार्केट की इकोनॉमी की कंडीशन और इकोनॉमी किस तरफ जा रही है उसका अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता है, उसमें PMI और PPI का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। सर्विस सेक्टर का डेटा आता है, हाउसिंग का डेटा आता है, रिटेल सेल्स का भी डेटा आता है। और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है वो डॉलर इंडेक्स होता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 5 मेजर करेंसीज़ के साथ मिलकर बनी हुई डॉलर की बास्केट है। ये पूरे हफ्ते 5 के 5 दिन जो है 24 घंटे जो है चलता रहता है। डॉलर इंडेक्स किसी भी सेगमेंट में जब हम काम करते हैं वो सबसे मेजर एक इकोनॉमिक इंडिकेशन होता है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ होता है उसका सीधा असर डॉलर की कीमत पे पड़ता है। और डॉलर क्योंकि दुनिया का सबसे वैल्यूबल एसेट है, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो सब डॉलर की वैल्यू के साथ ही ट्रेड करते हैं। उनकी जो वैल्यूएशन बनी हुई है वो सब डॉलर पे ही बनी हुई होती है। जैसे इंडियन मार्केट है तो इंडियन मार्केट में इंडियन करेंसी जो है डॉलर के साथ पेयर बना के ट्रेड करती है, और अल्टीमेटली जो वैल्यू निकलती है वो यूएस डॉलर के अंदर ही निकलती है। US जो डॉलर है उसका इंडेक्स का जो चार्ट है, क्योंकि वो अब 24 घंटे हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाता है, तो एज ए ट्रेडर जो है अगर संभव हो तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट या डॉलर इंडेक्स का जो डाटा चलता रहता है कि इस वक्त कितने % कम ज़्यादा हुआ, वो एज ए ट्रेडर जो है हमें वॉच करके रखना होता है। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में रिएक्शन होता है वो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में शो हो जाता है। उसके कुछ सेकंड बाद ही जो है और जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें इस चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट जो है वो करता है उस असर को। लेकिन सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन आता है किसी भी इकोनॉमिक डेटा का, वो जो रिएक्शन होता है वो डॉलर इंडेक्स में ही आता है। हम जानेंगे, ये हमारे टूल का पहला पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। ट्रेडिंग में रिस्क को अपने पूरे कंट्रोल में रखकर अपने लॉसेस, ट्रेड की कॉस्ट कह लो जिसमें ब्रोकरेज शामिल रहती है, स्टॉप लॉस की कॉस्ट पर डे की जो कॉस्ट होती है उसे हम ट्रेड करते समय जोड़कर अपनी जो कैपिटल होती है, मार्जिन होती है, उसको मैनेज करके रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो है जो ट्रेडिंग होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है। उसमें होता यह है कि जब तक आप अपना सौदा काटोगे, ट्रेड से एग्ज़िट करोगे या सोचोगे, जब तक जो है आपको काफ़ी पैसे का नुकसान हो जाता है। इसलिए एज ए ट्रेडर जो है, एक ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़रूरी स्किल है जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको सीखना, जिससे वो नुकसान से बचने और मुनाफे को अपने पास बना के रखने में यूज़ कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग 3 चीज़ जो है रिकमेंड करेंगे जो एज ए ट्रेडर आपको जो स्किल है वो आनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली जो पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट को टारगेट करना आना चाहिए। देखिए, ट्रेड शुरू करने से पहले ही हमें उस दिन का जो पर ट्रेड का जो हम SL का लॉस है, जो अमाउंट हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि इतने लॉस के बाद हमारा जो SL है वो ट्रिगर हो जाएगा, प्लस ब्रोकरेज को जोड़कर हमें पता होना चाहिए कि हमारी पर ट्रेड की जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, हम एक दिन में कितना मैक्सिमम ट्रेड करेंगे, हमारी जो लिमिट है वो कहाँ तक हमें अलाउड करती है, एक दिन में कितना हम नुकसान देख सकते हैं। उस लिमिट को अगर
किसी वजह से किसी दिन ट्रेडिंग में आप लोग हिट कर देते हो तो उस दिन जो है ट्रेडिंग आपको बंद कर देनी चाहिए। ट्रेडिंग में जो एसएल जो रिस्क को टारगेट किया जाता है वो जो एक्सचेंजेस हैं उनका जो पैरामीटर है वो ये है कि अगर आपके मार्जिन से 10% का लॉस किसी भी एक दिन में हो जाता है उस मार्जिन में से, तो वो एक्सट्रीम लॉस में जो है वो एक्सचेंज उसको काउंट करते हैं। तो जो भी हम लोग रिस्क टारगेट बनाते हैं, अपने रिस्क को टारगेट करते हैं, वो बिलो 10% ही कहीं आके होना चाहिए। एक्सट्रीम लॉस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जितना भी मार्जिन है उसका 10% अगर लॉस हो जाता है तो वो एक्सट्रीम लॉस की कैटेगरी में आ जाता है एक्सचेंजेस के हिसाब से, क्योंकि एक दिन में 10% का जो प्रॉफिट है मार्जिन पे से वो कोई भी एक्सचेंज दे नहीं सकता एक ट्रेड पे। तो सबसे जो पहला काम है, हमें रिस्क को जो हमारा रिस्क है उसको टारगेट करना आना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो स्टॉप लॉस को मैनेज करना हमें आना चाहिए। हमें कितना लॉस पर ट्रेड पर देना है ये हमें पता होना चाहिए, और प्रॉफिट आने पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है मैनेज करना भी हमें, ये एक ऐसी स्किल है जो सीखनी पड़ती है। एसएल को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलकर हम लोग जो है अपनी कॉस्ट और अपने प्रॉफिट को बचा के रख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है कि स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बदलकर आप अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट को बचा के रख सकते हो। ये स्किल जो है एज ए ट्रेडर सीखनी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बताने में शायद आसान लगेगी, लेकिन एज ए ट्रेडर इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट को ऑफेंसिव और डिफेंसिव रखना हमें आना चाहिए मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। ये इस तरह से है कि जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई बॉलर आप पे हावी हो जाता है, तब आप क्या करते हैं कि आप रन बनाने के लिए नहीं खेलते हैं, आप अपने विकेट को बचाकर उस बॉलर को खेलते हो। जैसे ही उस बॉलर की कमज़ोरी आपको समझ में आ जाती है, आप फ्रंट फुट पे आके जो है बड़े शॉट के लिए आ जाते हो और उस बॉलर को पनिश कर देते हो। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में भी होता है। जब आप ट्रेड में एंटर करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ एंटर करते हो। वो बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन होती है एज ए ट्रेडर जब हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं एसएल के साथ। उस वक्त जो है हम अपने एसएल को बचाने के लिए ही जो भी मैनिपुलेशंस होती हैं वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रेड में एक स्पेसिफिक टाइम स्पेंड हो जाता है, वैसे वैसे हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, और वहाँ पे जो हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है हमें डिफेंसिव से ऑफेंसिव शुरू कर देना चाहिए। जो है उसको जो आप ऐसे है कि फर्स्ट स्टेप जो है आप एसएल पे आते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके बाद आप अपनी कॉस्ट को कवर करते हो। मान लीजिए आपकी ब्रोकरेज 100 रुपये है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 110, 115, 105, 108 ऐसे लगा के छोड़ सकते हो। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ट्रेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इन केस कभी भी बाज़ार में कोई आपके खिलाफ वॉलेटिलिटी आ जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पे क्या है कि आपका जो एसएल है वो भी सेफ़ हो जाएगा और आपकी जेब से कुछ जाएगा नहीं। अगर आपकी जेब पे कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है किसी ट्रेड में, आपकी पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा है, भले ही कुछ आ नहीं रहा है लेकिन आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, तो भी आप विन विन की पोजीशन में रहते हो और दोबारा से पोजीशन लेने की पोजीशन में भी आ जाते हो। इसको हम लोग ये कहते हैं कि अच्छी और ख़राब दोनों पोजीशन के लिए प्लान बना के रखने की जो स्ट्रेटेजी है वो रिस्क मैनेजमेंट में ऑफेंसिव और डिफेंसिव वाले पार्ट में हम लोग सीखते हैं। इसके बाद जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, जो गेम प्लान हम लोगों ने बनाया है, वो रेगुलर प्रैक्टिस और फ्री प्रैक्टिस अकाउंट जो आजकल अवेलेबल हो जाता है बहुत सारी वेबसाइट्स पे, वो सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है हर एक ट्रेडर के पास अपना एक प्रैक्टिस अकाउंट होना ज़रूरी होना चाहिए, जहाँ पे वो लगातार प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। देखिए मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस अकाउंट क्यों ज़रूरी है।
देखो, समझो कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं वो दूसरों से ही सीखनी पड़ती है हमें, सब चीज़ें जीवन में, चाहे चलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो। यही बात जो है ट्रेडिंग के ऊपर भी लागू हो जाती है। ट्रेडिंग भी एक ऐसी स्किल है जो हमें सीखनी पड़ती है। अपने ब्रेन को जो है उसी हिसाब से हमें कैलिब्रेट करना होता है ट्रेडिंग के लिए। तो प्रैक्टिस अकाउंट ट्रेडिंग को समझने और जानने का, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का, उन्हें समझने का एक बेहतर ज़रिया है। हम ट्रेडिंग को किसी गेम की तरह भी, जो हम गेम की तरह भी आप समझ सकते हैं। जैसे चलिए हम समझते हैं, जैसे आप क्रिकेट, जैसे हम लोग सभी खेलते हैं। जब आप क्रिकेट घर, गली या स्कूल में खेलते हो, वहाँ आपके सामने जो लेवल होता है, आपके सामने जो प्लेयर्स होते हैं, अपोनेंट्स होते हैं, वो आपके बराबर के ही कैलिबर के होते हैं। पर जब आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्रिकेट में जाना चाहते हो, चले जाते हो, तो वहाँ वो लेवल आपको जो है गली और पार्क वाला, वो उसको आगे नहीं ले जा पाए, आपको ले जाने नहीं दे जाओगे आप उस प्रोफेशनल में आगे। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा। नहीं तो आप समझ सकते हो कि गली वाली टीम अगर नेशनल लेवल की टीम के साथ खेलेगी तो उसका क्या हश्र होगा, ये आप समझ सकते हो। ठीक ऐसा ही फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में भी होता है। जब आप पूरी तरह से प्रोफेशनल सोच और तैयारी के साथ ट्रेडिंग में आना चाहोगे, तो सबसे पहले जो है आपको एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह प्रैक्टिस करने का एक अकाउंट, जैसे एक प्रोफेशनल प्लेयर के पास अपना प्रैक्टिस करने की जगह होती है, एक ट्रेनर होता है, कोच, एक फिजियो, ये सब उस प्लेयर को एक आम प्लेयर से प्रोफेशनल खिलाड़ी में बदल देते हैं। ठीक इसी तरह से आप समझिए कि एक आम इंसान अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए अपना एक गोल सेट करता है, तो उसके पास एक प्रैक्टिस अकाउंट जहाँ वो खुलकर बिना पैसे के नुकसान के अपनी ट्रेडिंग स्किल को अलाइन कर सके, इम्प्रूव कर सके। एक कोच कह लो या ट्रेनर के लगातार आपकी ट्रेडिंग में जो आप गलतियां करते हो वो आपको बता सके, आपके डाउट दूर हो सकें, जो आपको हेल्प कर सकें आपके डाउट दूर करने में। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ट्रेडिंग में हालात आपके लिए बेहतर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, डे ट्रेडिंग को आप एक T20 मैच की तरह भी शुरू कर सकते हैं। ये आप पर है कि आप कितने मैच, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन ट्रेडिंग करोगे या एक महीने में कितने दिन ट्रेडिंग करोगे। आप अपना एनालिसिस ट्रेडिंग में कैसा रहा वो डेली बेसिस पर नहीं करके, बल्कि वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पे करते हैं। और जब तक प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी तरह से आप कैलिब्रेट नहीं हो जाते हो, आपको रियल ट्रेड नहीं करना होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग टूल की, उस गेम प्लान की जिसको मैंने नाम दिया है ट्रेडिंग रिएक्टर, TR। जिसमें 3 कोर हम लोगों ने बनाई है, जिसमें पहली कोर जो है वो इकोनॉमिक डेटा की नॉलेज होगी, दूसरी कोर जो होगी रिस्क मैनेजमेंट होगा, और तीसरी प्रैक्टिस और ट्रेडिंग का अकाउंट होगा। तीनों कोर जब आपस में मिलके कैलिब्रेट और अलाइन होने पर, जब हम तीनों कोर के बीच में अपना ट्रेड लगाते हैं, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो किसी भी और तरीके से किए गए ट्रेड से बहुत बेहतर रिज़ल्ट दे देता है। आप लोग चाहें तो एक डायरी में नोट्स बनाकर ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हो TR बनाने की। इसे कैलिब्रेट करने और एक्टिव करने के काम में नए लोगों को 6 महीने, और अगर पहले से आप लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं तो 3 से 4 महीने आप को भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं। आपकी जो पूरी ट्रेनिंग है ये जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो जब तक चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 2-4 महीने तक इसमें प्रैक्टिस अकाउंट में काम करा। प्रैक्टिस अकाउंट में काम आपका जब तक आप ट्रेडिंग करोगे, जब तक आप रेगुलर बेसिस पर जो है अपनी प्रैक्टिसेस करते रहोगे। पूरे हफ्ते जैसे आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड का जो डाटा है, ट्रेड के जो चार्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस अकाउंट पे अपने जो ट्रेड हैं वो मेंशन कर सकते हो कि मैंने यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया, और वहाँ जाके जो है अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो।
मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई फार्मूला या जादू है। स्किल है जो मैंने सीखी है, जिसे सीख कर मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट वाली साइड पर हम लोग कैसे बने रहें। हो सकता है इसमें जो है बड़ा प्रॉफिट भले ही हमें नहीं हो, पर आप लगातार जब आप कोई गेम खेलते हो तो कभी कभी जो है आप सेंचुरी भी बना लेते हो। देखिए, रोज़ तो कोई भी प्लेयर जो है सेंचुरी नहीं बना सकता, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप सेंचुरी भी बनाओ, कभी कभी हो सकता है 2 दिन 3 दिन तक लगातार भी आप अच्छे स्कोर करो, लेकिन कभी कभी जो है आप जीरो पे भी आउट हो जाओगे। यही सच है जो कोई मानना नहीं चाहता, पर देखिए है तो ऐसा ही कि हर बार आपकी परफॉर्मेंस एक सी नहीं रह सकती है किसी भी प्रोफेशन में। तो ये बात आपको समझ के चलनी होगी कि जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करोगे तो जो आपका नज़रिया है वो उसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये आप नौकरी नहीं करने जा रहे हो कि सर मुझे तो 3,000 रुपये रोज़ ही चाहिए। ये व्यापार है। हो सकता है आप जब दुकान पे जाते हो, अगर आप शॉपकीपर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है रोज़ उतनी ही दुकानदारी हो, किसी दिन ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सेम सिनारियो जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग का रहता है। हमारी कोशिश से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडिंग से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उनको डालकर हमसे अपने डाउट क्लियर करने के लिए कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके डाउट दूर करने में के लिए जो है हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है खाली आपको ही नहीं होगा, और लोगों को भी हो जाएगा। तो आज स्किलफुल ट्रेडर बनने का जो पहला अध्याय था, लेसन था कह लो, ये आज हम यही समाप्त करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेट एंड सिंपल के अगले स्किलफुल ट्रेडिंग बनने के एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।